स्कूल जो होता है ना वो माँ होती है। जहां तक तुलेल इलाके का सवाल है, ये 44 गांवों पे मुश्तमिल है और इसमें 5 PHCs हैं। वेस्ट को जो है वो दरियाओं में जो वाटर बॉडीज हमारे नेचुरल उसमें डिस्पोज कर दें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। उड़ने दो अभी परिंदू को शाखों में, उड़ने दो परिंदू को अभी शाखों में, लौट के बचपन का जमाना फिर नहीं आता। नाज़रीन किराम, खैर मकदम है रूबरू के नए शुमारे में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। तो मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट कोमल। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही है, लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना। हम आए हैं गुरेज के नीरू इलाके में। तो आइए नाज़रीन, करते हैं नीरू इलाके के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसले हैं उनके। आइए करते हैं सवालातों का सिलसिला शुरू। हम गुरेज के माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं? जहां तक गुरेज का सवाल है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। काफी टाइम से नहीं, पिछले 2-4 साल से ये मुल्क के टूरिस्ट नक्शे में आई है। इसमें टूरिज्म का इस वक्त सिलसिला जारी है। लोग जोग दर जोग गुरेज आ रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब यहाँ आते हैं, या यहाँ के लोकल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो प्लास्टिक का है, पॉलीथीन का है, या इसे फेंकना सड़कों पे, या इस नेचुरल एनवायरनमेंट को या नेचुरल सिस्टम को तबाह करने से मुझे लगता है आने वाले दौर में इसके बुरे असरात पड़ेंगे, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंसेस होती है। जहाँ तक माहौल को साफ रखने का ताल्लुक है, तो उसमें हमें सबसे पहले हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है। ठीक है, हमें ये बताना है इनको, लोगों को, या किसी भी जो भी यहाँ पे रहते हैं लोग, तो उनसे बोलना है कि इसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे आपकी हेल्थ पे। ठीक है, तो जैसे हम खुद को साफ रखते हैं वैसे हमें माहौल को भी साफ रखना है। तो हमें क्या करना है, जो हमें घर का जो कूड़ा करकट है वगैरह और जो बाहर का, वो हमें सेग्रीगेट करना है। पहले सेग्रीगेशन मीन्स हमें उसको अलग करना है। जो फूड का होगा, फूड का वेस्ट, पानी का वेस्ट, या दूसरी चीज़ का वेस्ट जो हम वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो हमें वो अलग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम उसको ये डिस्पोज करेंगे। हम ये पिट्स बनाते हैं, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं, वो उसमें हम वेस्ट डालते हैं, या हम उसको जलाएंगे, या हम वाटर बॉडी से उनको दूर रखेंगे। या ठीक है, जहाँ पे वाटर बॉडीज होगी, क्योंकि हम बोलते हैं कि वाटर इज लाइफ। ठीक है, जब पानी साफ है तो जिंदगी है। ठीक है, तो उसके बाद हमें उसको जो वाटर बॉडीज, उसमें कोरा कट ये नहीं फेंकना है वगैरह, जो भी हमें वेस्ट होता है वो नहीं फेंकना है। इसमें हमें बस उनको एजुकेट कराना है लोगों को कि कैसे हम इससे माहौल को साफ रखेंगे। हमारा जो सवाल है इन्वायरमेंट को कैसे साफ रखा जा सकता है, तो मेरा मानना है कि हर स्कूल में क्लीनेस ड्राइव्स होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये एजुकेशन मिलनी चाहिए कि हम कैसे हमारे माहौल को ठीक रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये पॉलीथीन्स का यूज़ करते हैं, और बच्चों को उतना इल्म नहीं होता है, तो वो ये जो है पॉलीथीन है उसको बाहर फेंकते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पॉलीथीन को यूज़ नहीं करना है, बट इन लिमिटेड। तो आपको जो पॉलीथीन आप जो यूज़ कर रहे हैं उसको डस्टबिन में डालना है आफ्टर यूज़। तो यहाँ ये जो गुरेज है, अभी तक तो इसका माहौल बहुत ठीक था, लेकिन कुछ महीने हो गए हैं कि यहाँ पर जो है पॉलीथीन की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हो, तो उसको आपको डस्टबिन को प्रॉपरली यूज़ करना है। खासकर यहाँ तक कूड़ा करकट की बात थी,
इस इलाके को साफ रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए, उसके बाद अपने मोहल्ले को साफ रखना चाहिए, उसके बाद जो रोड वगैरह है और हमारे पास जो पॉलीथीन वगैरह जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम किस तरह एक जगह पे जमा करेंगे, उसको किस तरह साफ रखेंगे, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है। खासकर बाहर की स्टेटों में, बाहर की डिस्ट्रिक्टों में, जैसा कि म्यूनसिपैलिटी की कोई गाड़ियां हुआ करती है जो हर दिन रोज़ आया करती है हर गांव में, जो डस्टबिन को जमा करती है। बदकिस्मती से अभी तक हमारे पास डस्टबिन जो है वो अवेलेबल नहीं है। आखिरकार हम ये डस्टबिन नाले को समझ के कहीं ले जाके नाले में ही फेंक देते। हमारे घरों का डस्टबिन जो कूड़ा करकट निकलता है हम तो रोड पे ही फेंक देते। माहौल को साफ हम इस तरह रख सकते हैं, खासकर हमारे कुछ जिम्मेदार अशखास जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को जैसे स्कूलों में, हेल्थ सेक्टर में या और किसी भी सेक्टर में जिम्मेदार अशखास को इस बारे में अवेयर करना होता है कि ऐसा माहौल को बचाया जाए। खासकर हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे बच्चों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि माहौल किस तरह ख़राब हो जाता है और माहौल को किस तरह साफ रखा जाता है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम उठाए गए थे कि डस्टबिन लगाई गई थी और उसके लिए कुछ स्केच पिट्स बनाए गए थे, लेकिन वो काम वहीं पे रुक पड़ा है। उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आगे चलाए। जैसे कि यहाँ पे सवाल है एनवायरनमेंट का, मतलब माहौली आलूदगी के बारे में। जैसे कि आजकल की जनरेशन में माशाल्लाह हर घर में मतलब डस्टबिन अवेलेबल हैं। हम क्या करते हैं, दुकान से थोड़ा सा सामान कुछ भी होगा पॉलीथीन में लाते हैं और डस्टबिन में मतलब उसको ऑब्जर्व कर देते हैं। तो ऐसा कि हमारे को होना चाहिए कोई गाड़ी, मतलब डस्टबिन बड़े वगैरह होने चाहिए, टाटा मोबाइल कुछ होना चाहिए, जैसे कि हम अपना डस्टबिन वगैरह कुछ भी होता है जमा मतलब एक दिन में, उसको मतलब हम दूसरे में ऑब्जर्व कर सकें, मतलब दूसरे में डाल सके। इसलिए मतलब हमारे घर में भी माशाल्लाह आज के हर घरों में बहुत अच्छी सी सफाई होती है। तो वो जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पे वहाँ पे हमें यहाँ पे जो वेस्ट है उसको उतना डिस्पोज वहाँ पे हम वाटर बॉडीज़ पे नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ है, लोगों को उस चीज़ पे हम अवेयर करें, उस चीज़ पे हम हमेशा जैसे कि वर्कशॉप होते रहते या स्कूलों में या कहीं पे भी विलेज जो कमेटी बैठती है उसमें, पंचायत में, उसमें लोग को इस बारे में अवेयर करें। क्योंकि हम नेचर को, जैसे कि गुरेज एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें जो नेचर है उसकी वजह से लोग इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, अनटच्ड ब्यूटी है इस वजह से। तो उसको हमें चाहिए कि जो वेस्ट वगैरह है उसको हम ऐसे डिस्पोज ना करें बाहर। जैसे कि आपने बात की, गुरेज अनटचड वैली है, यहाँ तक कि यहाँ पे होम स्टे प्लस पॉइंट होटल्स बनाए जा रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो होम स्टे है टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टूरिज्म को होम स्टे, ऑब्वियसली ये होम स्टे जो है उसमें हॉस्पिटैलिटी दिखेगी लोगों की, यहाँ के लोग कितने हॉस्पिटेबल हैं, उस चीज़ से मतलब टूरिज्म पे बूस्ट होगा ऑब्वियसली। और जो भी होटल वगैरह ये लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं लोगों से, ऐसे एरियाज़ के लोगों से इंटरेक्शन करने। तो जो होम स्टे होगा उसमें लोग जो यहाँ का अपना जो खाना वगैरह जो कल्चर है उस चीज़ में वो खुद मिलजुल के देखें कि लोग कैसा खाना खाते हैं, कैसे इनका कल्चर, उस चीज़ से ऑब्वियसली बूस्ट मिलेगा। होम स्टे ठीक है, उसमें एक चीज़ मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि होम स्टे में ये आएगा कि अगर वो होम स्टे करें कोई भी टूरिस्ट वगैरह, तो उनको वहाँ पे खाना, मेन चीज़ है जो फूड है हमारा, तो उसमें वो मीन्स अगर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो उनको वो देखेंगे कि ये कैसा खाना खाते हैं, तो ये कैसे रहते हैं, इनका माहौल कैसा है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें देख के तो यहाँ पे जो टूरिज़्म है वो इंशाल्लाह बूस्ट हो जाएगा। इट्स अ गुड प्लेस। हमारे घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है उसको ठिकाने पे लगाने के लिए गवर्नमेंट को क्या इकदामात उठाने चाहिए? हमारे घरों से कूड़ा करकट जो निकलता है उसको ठिकाने लगाने के लिए गांव के अंदर डस्टबिन होनी चाहिए, कम से कम एक मोबाइल गाड़ी होनी चाहिए जो वो ले जाके कहीं और जहां पे वो एक गड्ढे में डाल सके। हर नाली कर्मचारियों की तरह बाकी देशों में कर्मचारी वगैरह होते हैं, यहाँ पे इस चीज़ का अभी नामो निशान नहीं है, हमने सुना भी नहीं कर्मचारी किस चीज़ को कहते।
आखिरकार गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे। एक तो घरों के बाहर डस्टबिन लगा दें, और दूसरा एक गाड़ी हर कम से कम अगर हर घर में नहीं, हर मोहल्ले में नहीं, तो एक एक पंचायत सेक्टर में तो दी जाए। कम से कम तिलेल इलाके के 10 पंचायत है, अगर 10 गाड़ियाँ हो जाएगी तो काफ़ी है हमारे। तो हम खुद तो कहीं ले जाकर हर घर का फर्द तो कहीं ठिकाने नहीं लगा सकता है। इसके लिए कुछ कर्मचारी रखा जाए, ताकि अगर हमारे ऊपर भी इस किस्म का 50 रुपये 100 रुपये देना पड़े हर घर को, तो हम दे सकते हैं वो। नहीं तो गवर्नमेंट तो बड़े बड़े काम कर सकती है, कर्मचारियों की तनख्वाह मुकर्रर करके कहीं ठिकाना लगा दें, ताकि हम अपने घरों के सामने जो डस्टबिन है वो उसमें रखें, और उस डस्टबिनों से आगे जो सुकेज पिट्स है वहां तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां होनी चाहिए। और वेस्ट कैसा करते हैं उसको, उस चीज़ के लिए हमें नॉलेज नहीं है। हम तो डस्टबिन तक ही ले सकते हैं, उससे आगे सुकेज पेज तक ले जाना उन कर्मचारियों का काम है, और उसको वेस्ट करना ये गवर्नमेंट को ही पता है किस तरह क्या करना है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट की खास जिम्मेदारी बनती है कि उस वेस्ट का जो भी कूड़ा करकट है उसको कहीं और ठिकाना लगाए दे। हमारी पहुंच तो बस दरिया और नदी नालों तक के, हम वहां ले जाकर फेंकते ले जाएं तो हम कहां ले जाएं। जो हम अपनी नदियों को खराब करते हैं इसके जिम्मेदार हम खुद ही है, क्या आपको नहीं लगता है? बिल्कुल हमें लगता है। माशाल्लाह हमारे पास स्टेट लैंड बहुत पड़ी है, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, कहीं पर सुकेज पिट बनाना चाहिए, उनको वो कूड़े करकट को दफनाने के लिए कोई जिम्मेदार शख्स होना चाहिए। जैसे कि हमारे हर गाँव में अभी कहीं बार टॉयलेट का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमें इस चीज़ की भी प्रॉब्लम है। हमारे पास ज़मीन भी है, काफ़ी जगह भी है, लेकिन लोगों के पास इतना वो नहीं है कि वो खुद अपना बनाए वहाँ पर। क्यों जाए वो किसी म्यूजियम में, जब वो यहाँ आता है वहाँ गुरेज में ही अपनी जगह पे किसी खास घर में वो चीज़ें देखने को मिलती है, वो क्यों ना यहाँ ही देखे। अच्छा, यहाँ का जो खाना है बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है यहाँ पे। यहाँ का मशहूर ज़ीरा है, राजमा है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए वो। होम स्टे का मकसद यही होता है कि एक टूरिस्ट को कुछ नया मिले देखने को। हालांकि देखने वाली चीज़ें तो बाहर भी देख सकता है, वो किसी पार्क में भी अच्छे फूल देख सकता है। उसका मकसद ये है कि कुछ नया देखें। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ। हमारा कल्चर है बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो उसको देखने का मकसद ये है कि होम स्टे का मकसद कि हम अपनी ये चीज़ें हैं खुद एक टूरिस्ट को दिखाएं। इसमें हमारा भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, एक टूरिस्ट का भी फ़ायदा है। आपके कहने का मतलब है कि जो आपकी हेरिटेज है, जो आपका कल्चर है, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और अपने कल्चर को किसी और को दिखाने के लिए होम स्टे आपको फायदा दे सकता है। जी सर, मकसद यही है कि उसको एक नया चीज देखने को मिले। हालांकि यहाँ का कल्चर है बहुत डिफरेंट है, आप देख भी सकते हो, यूट्यूब में भी देख सकते हो गुरेज का कल्चर। गुरेज में भी किसी एक ने म्यूजियम बनाया है, बहुत अच्छी बात है, उसने बहुत अच्छी चीजें बनाया है क्योंकि वो उसने म्यूजियम में खोला है। हालांकि वो सब चीज़ें हमारे घरों में भी अवेलेबल है, क्यों ना वो टूरिस्ट आके हमारे घरों में देखें। और यहाँ की जो डिशेज है माशाल्लाह ये तो बिल्कुल नेचुरल है, यहाँ पर कोई मिलावट है नहीं। यहाँ का अच्छा माहौल है, आबो हवा अच्छा है, डाइजेशन अच्छा होता है ग़िज़ा। इसका मकसद ये है कि नाज़रीन, अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारे नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट भी आता है, वो भी एक डेवलपमेंट है। तो यहाँ के अवाम से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की औरत को हम खुद मुख्तार कैसे बना सकते हैं। जहाँ तक औरत को खुद मुख्तार बनाने का ताल्लुक है, खासकर इससे पहले हमारे पास एजुकेशन वगैरह नहीं था। यहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ जो है वो बेरोज़गार अनपढ़ रह चुकी। तो इसको हम किस तरह सही रास्ते पे लाएं, इनको किस तरह अपने इज़्ज़त व वक़ार दें, उनके लिए घरों में अगर उनके लिए कुछ काम मिल जाता, जैसा कि बुनाई का काम, आरीकश का काम, या हैंडीक्राफ्ट में जो भी सिलाई मशीन का जो भी काम है, और बाकी जो भी प्रोडक्ट वो हाथ से बनाती है, जैसे यहाँ पे हमारे ये बाल कुल्ला, ग्लोव्स, साक, स्वेटर वगैरह जो बनाते हैं, उस चीज़ से बाकी आजकल की लड़कियां जो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल स्कूल वगैरह भी है, आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़ती भी है, आगे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आगे। तो मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। वो इनकी किस्मत है, जॉब लगे ना लगे, लेकिन कम से कम वो तो अपना रोजगार खुद कमा लेती है। लेकिन जो घरों में हमारी माएँ बहनें बेकार बैठी हुई है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सेंटर्स खोले जाएं, जैसे सिलाई सेंटर है या बाकी कोई सेंटर है, तो उसमें उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाता। जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जितने भी ट्राइबल पीपल है उसको सरकार वहाँ की जो वुमेन का सेक्ट है उसको एम्पावर करने की काफ़ी कोशिश कर रही है। बहुत सारी स्कीमें हैं जो स्किल डेवलपमेंट पे मुनहसर है, जैसे कि तेजस्वानी स्कीम है और वो लखपति दीदी वगैरह वैली में वहाँ मिलती है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस है। यहाँ बच्चे लड़कियाँ पढ़ी लिखी भी है, काफ़ी अच्छी कोर्सेस कर रखा है, लेकिन बदनसीबी और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि यहाँ की जो औरतें हैं इस चीज़ से बेखबर है। उनको इस चीज़ के बारे में मालूमात देने की सरकार को ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। अगर आप कहते हो कि ये सितम ज़रीफ़ी की बात है, तो हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम औरत को आगे क्यों नहीं ला पाते हैं, उसको रोजगार क्यों नहीं देते हैं? अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, उसको एग्रीकल्चर में आगे क्यों नहीं लाते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर जो है, अगर रियलिटी में देखेंगे, ज़राई असलाहत का जहाँ तक सवाल होता है, एग्रीकल्चर मर्द से मुंसलिक होता है। पुरानी सोसाइटीज़ को से स्टार्ट करके अगर आज तक की सोसाइटी को देखा जाएगा तो एग्रीकल्चर मेल रिलेटेड होता है। जहाँ तक फीमेल रिलेटेड है, इसमें काफ़ी सारे मतलब वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल काम होते हैं, स्किल्स होते हैं। उस पे चाहे सरकार को अवेयरनेस कैंपस करना और बच्चियों को यहाँ की मदद करना, क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ ऑलरेडी काफ़ी पढ़ी लिखी है। यहाँ की बच्चियों को ये जो मिशन यूथ में, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ के तहत लोन स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है लड़कियों को, लेकिन उसमें भी एक और बड़ा इशू आता है। जब वहाँ से लोन सेक्शन होता है, जम्मू कश्मीर जो बैंक है वहाँ पे 13% बैंक नामस के तहत इंटरेस्ट लिया जाता है। द लेडी द गर्ल हु हैज गॉट मास्टर्स डिग्री बाय वेस्टिंग ऑल हर मनी या पेरेंट्स, वो कहाँ से वो इंटरेस्ट पे करेगी इतनी जल्दी? और कम से कम सरकार को चाहे कि इंटरेस्ट रेट जो है उसका कम करे और अवेयरनेस कैंप करके बच्चियों को यहाँ की समझा दे इस चीज़ के बारे में, ताकि यहाँ की बच्चियों को एम्पावर किया जा सकता। हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली पहले जो होता था एजुकेशन का ज़्यादा वो नहीं होता था। यूजुअली यहाँ के लड़के ज़्यादा पढ़ाई कर देते, तो पिछले कुछ 20-25 साल से इतनी अवेयरनेस से लोग अब लड़कियों को भी पढ़ाते हैं। मतलब जिस तरह से मुझे लगता है धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जा रही है। यहाँ की जो सोसाइटी में ज़्यादातर लड़के पढ़े लिखे होते थे, अब ऐसा है कि हर गांव में हर कोई फील्ड में लड़कियां भी उसी प्रोफेशन में होती हैं और लड़के भी होते हैं। धीरे धीरे होता है, और हम जितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे लड़कियों को यहाँ की, उस हिसाब से वो भी लड़कों के साथ compete करती हैं। अब मैं अभी की जब बात कर रहा हूँ, पहले नहीं होता था, अब तो धीरे धीरे होता है। हम लड़कियों को कौन सा हुनर दे सकते हैं जिसमें वो आगे बढ़ सकते? देखिए, जो जब बात स्किल एजुकेशन की है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी बात की थी इन्होंने कि हैंडीक्राफ्ट्स की, तो वो भी एक स्किल है। जो घर पे पढ़ी लिखी लड़कियां जो भी अनएम्प्लॉयड रहती हैं, वो उसमें भी मतलब अपना ये हुनर दिखा सकती हैं। और बाकी जैसे कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो अपने एजुकेशन का उस हिसाब से यूज़ करें कि यहाँ पे ट्यूशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपना, उसमें भी वो पढ़ा सकते हैं। और जो फार्मा में भी बात कर रहे हैं, अभी कोर्सेज कर रही हैं लड़कियां, उसमें भी मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब धीरे धीरे उसमें भी करा सकते हैं हम कोर्सेज, जैसे कि लैब टेक्नीशियन वगैरह है जो कोर्सेज है। ये बाकी मेडिकल में जो भी कोर्सेज रहती हैं वो भी हम करेंगे, तो अब अगर उनको प्रोवाइड करेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पे काफ़ी वो एम्पावर हो सकती है उस चीज़ से।
मैं फर्स्ट ये कहूँगी कि गर्ल्स को एम्पावर कैसे करें। यहाँ पर जो करते हैं 10th तक पढ़ाते हैं गर्ल्स को, उसके बाद यहाँ पर मतलब मजबूरी होती है, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि गर्ल्स को आगे एजुकेट करे, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाती। और जो पढ़ती है उनका कोई एम होता है, जैसे कि कोई 12th के बाद नीट क्वालिफाई करना चाहेंगे, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो नीट क्वालिफाई कर सके। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये होना चाहिए कि मतलब ये रिसोर्सेस होनी चाहिए कि हम आगे जा सके। यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब है, उतना नहीं पढ़ा सकते, उनकी मजबूरी है, वरना यहाँ के जो बच्चियाँ हैं वो मतलब उनका जो दिमाग है वो बहुत डेवलप्ड है, वो चाहते हैं कि हम पढ़े, लेकिन उनके पास उतनी मनी नहीं होती, उतनी रिसोर्स नहीं होती कि वो मतलब पढ़ सके आगे। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, जो हमारी यहाँ की लड़कियां हैं उनको किन किन सेक्टरों में हम एम्पावर कर सकते हैं? जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स है। हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीरियों का एक बहुत पुराना बिजनेस है, रहा है, पेशा रहा है, स्किल रहा है। यहाँ ये वीविंग वगैरह लोकल यहाँ का जो पट्टू वट्टू बनाते हैं या वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, यहाँ की लड़कियों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो कहते हैं ना कि मर्द की तालीम फर्द की तालीम, औरत की तालीम पूरे समाज की तालीम। तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, यानी कि जो हमारी बच्चियां हैं, उनको कैसे तालीम याफ्ता बनाए और उनको कैसे अपने टांगों पे खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात है वो माँ होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्कूल जो होता है ना वो माँ होती है। तो माँ पे बहुत डिपेंड होता है कि एक बच्चा, चाहे जो हम बोलेंगे फीमेल, उसकी परवरिश हम कैसे करें। उसको आप वो चीज़ें सिखाओ जिससे वो आगे जाके कुछ अच्छा काम कर सके, ठीक है। क्योंकि वो जो बच्चा होता है, आप उसको कुछ भी फीड करो वो वही वहाँ से बताएगा। आप उसको कुछ सिखाओ वो वहाँ से वही सीखेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल है वो पेरेंट्स का है। उसके बाद जो दूसरा स्कूल, दैट मीन्स वो स्कूल होता है जहाँ पे आपको उसको टीचर्स पढ़ाते हैं वगैरह, जो उसके इर्द गिर्द उसके जो बच्चे होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे जो हासिल करे वो नॉलेज, उनसे रह के उनका कल्चर, उनका कस्टम वगैरह, उनका फूड हैबिट्स वगैरह, उनके जो अच्छे जो उनके ख्यालात होते हैं वो शेयर करके। तो मुझे लग रहा है कि स्कूल और जो पेरेंट्स हो वो बहुत अच्छा रोल करते हैं इसमें। इस चीज़ का हमें डर है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं तो हमारा घरेलू काम नहीं हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा। क्योंकि हमारे पुराने लोग जो थे औरत को नहीं पढ़ाते थे, जिसकी वजह से आज भी हम बैकवर्ड की एक मेन वजह बुनियादी यही है। अगर औरत पढ़ेगी तो हमारा पूरा खानदान सुधर सकता है। एक लड़की को पढ़ाने से, देखो हमारे हेल्थ सेक्टर में गायनोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारी लड़की नहीं पढ़ती है तो हमारा डॉक्टर कौन बनेगा? यहाँ आके कौन ड्यूटी देगा? डॉक्टर। हर सेक्टर में हमें चाहिए कि इस डर को छोड़कर अपनी लड़की को पढ़ाएं, जिस तरह हम अपने लड़के को पढ़ाते हैं, इससे दुगना हम अपनी लड़की को पढ़ाएं ताकि हमारा पूरा खानदान सुधर सके। मैं तमाम सबों को ये बात अवेयर करना चाहता हूँ कि लड़की की तालीम हमें कहीं पहुँचा सकती है। दोनों तालीम, यानी हमें दीनी तालीम भी देनी है और दुनियावी तालीम भी देनी है। मेडिकल सेक्टर में हमारी बच्चियाँ जाती हैं, लेकिन एक वजह है इसमें कि लोगों में थोड़ा फाइनेंशियल की कमजोरी है, जिसकी वजह से हम अपनी बच्ची को आगे कहीं ले जाकर नहीं पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ एक लॉन्ग विंटर आता है, जिसकी वजह से हमारी लड़कियां कहीं हम बाहर तो नहीं भेज सकते हैं। उसको यहाँ पर कोचिंग वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं है। गवर्नमेंट से यह भी इस्तदा है कि इनके लिए यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर, खासकर लेडीज़ के लिए, हमारी लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर होना चाहिए। और पेरेंट्स से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो अब दिल लगाकर अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि हमारी बच्ची अगर पढ़ेगी तो कहीं खानदान उससे सुधर सकते हैं। इसका एक मकसद ये है कि हम खुद जिम्मेदार हैं, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। सपोज अगर कोई आदमी दरख्त काटता है, वो नहीं देखता है कि मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, किस हद तक डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम फिलहाल 4 दिन के लिए किसी दरख्त को काटते अपने फायदा के लिए, कल हमारा बच्चा क्या करेगा? इसी तरह हमारा ये दरिया है, एक मेन इशू है। यहाँ पर स्टेट लैंड बहुत अवेलेबल है दरिया के किनारे पर, मुख्तलिफ आर्मी कैंपस है,
आर्मी भी हमारी फैमिली के साथ जुड़े हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आर्मी कुछ और मतलब गैर है, हमारे ही है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि हम अक्सर देते हैं, नदी नालों में देखते हैं कि दूध का डब्बा वो डिफेंस का होता है, तार मिलती है वो पानी में। हालांकि यहाँ आप देख सकते हो किसी गंगा जो है बिल्कुल प्यूरिफाइड वाटर है, लेकिन हमारी कुछ गफलत जारी की वजह से कुछ ये शिद्दत पसंद लोग हैं, हम नहीं कहेंगे कि कोई और आ रहा है, हम खुद इसको मतलब तबाह करने पर तुले हुए हैं। हम अपना कूड़ा करकट जो है दरिया में फेंकते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हमारा माहौल पर कितना असर पड़ता है। जहां तक ये कूड़ा करकट का सवाल है, इसके लिए डस्टबिन ही मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले सरकार को और लोगों को, दोनों को इसमें स्टडी करनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, ये जो कूड़ा करकट है ये यूजफुल चीज है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बेकार चीज है। इसके लिए सरकार बाज़ाब्ता कुछ लैंड को एक्वायर करे और उसमें ये फर्टिलाइजर्स तैयार कर सकते हैं, जो बाद में ये बतौर फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करके फिर जमीनों में डाल सकते हैं। ये भी यूजलेस चीज नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए इस ऐसा इनिशिएटिव ले ले कि इसका एक फर्टिलाइजेशन सेंटर बनाए, फिर उस डस्टबिन को जमा करके कहीं डिस्पोज ऑफ करके। बाकी गाड़ियां वाड़ियां वो सरकार के लिए कोई बड़ा मसला होता नहीं है। नाज़रीन, हमारा एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। हमारा अगला एपिसोड अगले इतवार को होगा। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शुमार करना, तो दिए गए वेबसाइट्स पे जाके हमें डीएम कीजिए। इस वक्त दीजिए पूरी रूबरू की टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।